नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, व महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम विपरीत प्रभार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जीएसटी में विपरीत प्रभार के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी माल या सेवा की आपूर्ति करने पर कर भुगतान का दायित्व, यानी सरकार के खजाने में कर चुकाने का दायित्व जो होता है वो आपूर्तिकर्ता का होता है, जो आपूर्ति माल या सेवा की आपूर्ति करता है। लेकिन कुछ स्थितियों में जीएसटी के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि माल आपूर्तिकर्ता के स्थान पर माल प्राप्तिकर्ता को द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, तो इसी को विपरीत प्रभार कहा जाता है। विपरीत प्रभार को अगर परिभाषित करने के रूप में समझें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 जीएसटी एक्ट की धारा 2 सबसेक्शन 98 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम यानी सीजीएसटी एक्ट की धारा 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4 अथवा आरजीएसटी की सेक्शन 5(3) और 5(4) के अंतर्गत जब कर भुगतान के अंतर्गत आपूर्ति माल या सेवा की आपूर्तिकर्ता के स्थान पर आपूर्ति प्राप्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान के दायित्व से है। ये इसकी अंतर्गत एक परिभाषा दी गई है और इस परिभाषा की 3 मुख्य बातें हैं वो हमारे सामने आती हैं। पहली तो सामान्यतः जीएसटी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता से कर वसूल किया जाता है, हम कह सकते हैं कि कर भुगतान का दायित्व होता है, किंतु विपरीत प्रभार के अंतर्गत ये दायित्व प्राप्तिकर्ता का होता है। दूसरी बात यह है कि सीजीएसटी की धारा 9(3) या आईजीएसटी की सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो है वो कुछ अधिसूचित माल या सेवाएं होती हैं जिनके ऊपर जो है वो क्या है कि कर भुगतान का दायित्व होता है, वो आपूर्ति प्राप्तिकर्ता का होता है। और तीसरी बात ये होती है कि सीजीएसटी की 9(4) और आईजीएसटी की 5(4) के अंतर्गत सेक्शंस के अंतर्गत जो है वो जब किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से जब पूंजीगत प्राप्तिकर्ता को कोई माल या सेवा की प्राप्ति होती है तो ऐसी स्थिति में कर भुगतान का दायित्व पंजीकृत प्राप्तिकर्ता का होता है, न कि अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता का। तो ये 3 बातें इसके अंतर्गत विशेष ध्यान रखने की होती हैं। अब अपन ये इसके विभिन्न प्रावधान देखने के लिए हम इसको अलग अलग हेडिंग्स में इनका अध्ययन करेंगे। पहला तो इसके अंतर्गत वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान करते हैं। दूसरे, विपरीत प्रभार के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं। और तीसरे, इसके अंतर्गत जो है वो कौन कौन से प्रलेख या डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इसके अंतर्गत हैं, वो उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है आपूर्ति की, वो क्या होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपन वो व्यक्ति देखते हैं कि जो कि आपूर्ति जिनको भुगतान करने का दायित्व होता है। इसमें सबसे पहले अधिसूचित वस्तु या सेवाओं के जो प्राप्तिकर्ता होते हैं उनका ये दायित्व होता है कि वो कर का भुगतान करें, न कि ऐसी वस्तु या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का। तो इसके अंतर्गत एक तो सेक्शन जो है वो 9(3) और आईजीएसटी की सेक्शन 5(3) इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें अधिसूचित वस्तुओं की या सेवाओं की आपूर्ति होती है। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो अधिसूचित वस्तुएं होती हैं। तो अधिसूचित वस्तुओं के अंतर्गत जो है वो मुख्य रूप से छिलके वाले काजू, तेंदूपत्ता, रद्दी, तंबाकू पत्ते, सिल्क धागा, लॉटरी, कपास, इसी तरीके से पुराने वाहन, और अपन ये कह सकते हैं कि जो है वो जब्त किया गया माल, रद्दी, छीलन आदि, ये कुछ ऐसे माल हैं जिनको आपूर्ति करने पर इनकी कर का भुगतान का दायित्व प्राप्तिकर्ता का होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनको अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के अंतर्गत परिवहन एजेंसी की सेवाएं, एडवोकेट, ट्रिब्यूनल, सरकार, कंपनी संचालक, बीमा एजेंट, वसूली एजेंट, लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार आदि के द्वारा जो सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं, तो प्राप्तिकर्ता को ही ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता को ही विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर जमा कराना पड़ता है। अब दूसरे कौन से होते हैं कि अपंजीकृत जो आपूर्तिकर्ता से जो व्यक्ति यानी अपंजीकृत प्राप्तिकर्ता से माल या सेवा लेने वाले पंजीकृत प्राप्तिकर्ता। तो ऐसे व्यक्तियों को जो कि माल या सेवा जो अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से लेते हैं,
तो ऐसे पंजीकृत प्राप्तिकर्ता होते हैं वही कर का भुगतान करते हैं। ये जो है वो CGST एक्ट की धारा 9(4) और जो है IGST की धारा 5(4) के अंतर्गत ये बात बताई गई है। तो अब इसके बाद में देखिए ये आता है, एक इसमें ये बताया गया है, वैसे ये दो मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की कुछ अधिसूचित सेवाएं होती हैं। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से कुछ सेवाएं दी जाती हैं जो अधिसूचित सेवाएं होती हैं। ऐसी सेवाओं के अंतर्गत वैसे तो आपूर्ति जो करने वाला होता है वो तो ऐसी सेवाएं देने वाला व्यक्ति तो वो होता है जिससे वो जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक माध्यम के रूप में काम करता है उनको हायर करके। लेकिन सेवा देने वाले व्यक्ति और ही होते हैं, सेवा लेने वाला व्यक्ति होता है वो और होता है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं माना जाता, वहाँ पर यही माना जाता है कि वही व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्तियों को हायर किया है सेवा लेने के लिए, तो उनका भुगतान जो है वो आपूर्ति प्राप्तिकर्ता का यहाँ मतलब होता है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही ऐसी कर का भुगतान करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी शहर के अंदर जो है वो प्लम्बर की सेवाएं देने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करने वाला व्यक्ति है, मान लो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो मान लीजिए उसे ऐसे प्लम्बर को हायर करता है, तो सेवा देने वाला व्यक्ति तो प्लम्बर है, लेकिन यहाँ पर सेवा लेने वाला व्यक्ति है वो यद्यपि वो किसी सिटीजन की सेवा कर रहे होंगे, लेकिन उसकी सेवा ऐसी ही मानी जाएगी जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही उसकी सेवाएं ले रहा है और उसके कर का भुगतान जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ सेवा प्लम्बर देता है किंतु ई कॉमर्स ऑपरेटर ही चुकाएगा और माना जाएगा कि आपूर्तिकर्ता ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है। तो ये जो है वो यानी कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि ऐसे व्यक्ति जब कोई सेवा देने वाले व्यक्ति होते हैं इनकी अधिसूचित सेवाओं का उनमें मेंशन किया गया है और ऐसी सेवाएं जो होती हैं वो ये माना जाता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही प्रदत्त हैं। अब विपरीत प्रभार संबंधी कुछ और प्रावधान इसके अंतर्गत बताए गए हैं, उनके बारे में भी अपने को विशेष तौर से देखना है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि कुछ पंजीकरण संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत बताए गए हैं सेक्शन 24(3) के अंतर्गत कि कर चुकाने का दायित्व जो होता है वो पंजीकरण कराना उसके लिए आवश्यक है। यानी कभी भी जब विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर कोई अपंजीकृत व्यक्ति तो चुका नहीं सकता, तो इसके अंतर्गत कर चुकाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति पंजीकृत होना चाहिए और उसके लिए दायित्व चाहे उसका आवर्त कितना भी हो। ये यहाँ पर आवर्त इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। कई बार जैसे अपन ये कह देते हैं कि भाई आपूर्ति प्राप्तिकर्ता जो है वो उसके ऊपर कंडीशन लागू ही नहीं होती क्योंकि उसका आवर्त है वो निर्धारित सीमा, जैसे 10 लाख 20 लाख या मान लीजिए किसी विशेष स्थिति में 40 लाख, तो वो इसके अंतर्गत है ही नहीं, वो उस दायरे में आता ही नहीं, इसलिए उसको पंजीकरण कराने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जब किसी अधिसूचित वस्तुओं को जब किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, अधिसूचित सेवाओं को जब किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी अधिसूचित वस्तुओं का प्राप्तिकर्ता पंजीकृत होगा ही होगा और उसको टैक्स चुकाना ही होगा। तो ये एक इसमें सबसे पहली कंडीशन है, यानी ऐसी वस्तुओं का प्राप्तिकर्ता को पंजीकृत होना अनिवार्य है। एक बात तो इसमें ये है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः पंजीकृत वस्तुओं या सेवाओं का आपूर्ति करता है, पूर्णतः पंजीकृत, और उसका प्राप्ति करने वाला व्यक्ति भी अगर पूर्णतः करमुक्त वस्तुओं को का लेने वाला है, उसकी नहीं है, तो चूंकि वो पूर्णतः करमुक्त है तो ऐसी वस्तुओं के ऊपर तो कर लगेगा ही नहीं, तो उसको पंजीकृत होना आवश्यक भी नहीं होता है। यानी जब वो भी पूर्णतः पंजीकृत का है और वो दूसरा भी पूर्णतः पंजीकृत का है, तो ऐसी स्थिति में उसको पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। और इसी प्रकार से दूसरा इसमें प्रावधान ये कि विपरीत प्रभार में माल की आपूर्ति का समय क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। पहली तो जैसे अपने पंजीकरण के बारे में अपने जान लिया कि उसका पंजीकृत होना आवश्यक है, लेकिन अगर पूर्णतः करमुक्त हैं तो उसमें नहीं है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आपूर्ति के समय के बारे में है, तो जैसे माल की आपूर्ति का समय क्या होगा, माल की आपूर्ति का समय क्या होगा, इसके बारे में ये स्पष्ट प्रावधान है कि विपरीत प्रभार के अंतर्गत माल की आपूर्ति का समय क्या माना जाए।
तो इसके लिए एक तो होती है कि जो आपूर्ति प्राप्तिकर्ता होता है उसके द्वारा माल को जो है वो प्राप्त करने की तिथि होती है, वो उसकी जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा इसके अंतर्गत है वो जो आपूर्तिकर्ता होता है उसके द्वारा जो है वो माल को जो है वो बीजक जब आपूर्त किया गया था तब उसने जो भी बीजक जारी किया था उसकी जारी करने की 30 दिन के बाद की तिथि यानी 31वें दिन की तिथि। और तीसरी तिथि जो है वो उसके भुगतान करने की तिथि होती है, यानी जो प्राप्तिकर्ता जो पेमेंट करता है और पेमेंट करने की डेट क्या होगी, पेमेंट करने की डेट या तो उसके द्वारा उसके जो बैंक खाते में पैसा नाम लिखने की तिथि या पुस्तकों में भुगतान को दर्ज करने की तिथि में से जो पहले हो। तो ये 3 तिथियां होती हैं, यानी भुगतान तिथि, माल के प्राप्ति की तिथि और बीजक जारी करने के बाद की 31वें दिन की तिथि। इन तीनों तिथियों के अंदर में से जो तिथि पहले होती है वही तिथि उसके आपूर्ति का समय कहलाएगा। यदि इन उपयुक्त तीनों बातों से आपूर्ति के समय का फैसला नहीं होता है विपरीत प्रभाव के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति प्राप्तिकर्ता के द्वारा लेखा पुस्तकों में सौदे को दर्ज करने की तिथि जो होती है वही आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो ये बातें अपने को विपरीत प्रभार के अंतर्गत जब माल की आपूर्ति करता है तो उस समय। इसी तरीके से सेवा की आपूर्ति का समय क्या माना जाएगा, तो सेवा की आपूर्ति करने का समय भी निम्नांकित 2 तिथियों में से जो तिथि पहले आएगी वही तिथि जो है वो आपूर्ति का समय मानी जाएगी सेवा के बारे में। तो इसमें एक तो ये कि भुगतान करने की तिथि, भुगतान करने की तिथि का मतलब क्या होता है, जिस दिन भुगतान को बैंक में नाम लिख दिया गया हो या जिस दिन सौदे की भुगतान की प्रविष्टि पुस्तकों में कर दी गई, दोनों में जो पहले हो भुगतान की तिथि मानी जाती है। और दूसरी तिथि जो होती है वो सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि के 60 दिन के बाद की तिथि यानी 61वें दिन की जो तिथि आएगी उसको हम इन 2 तिथियों में से, यानी 2 तिथि कर ली, एक तो भुगतान की तिथि और एक बीजक जारी करने के बाद की 61वें दिन की तिथि, इन दोनों में से जो तिथि पहले होती है वो आपूर्ति का समय कहलाएगा। और यदि उपरोक्त दोनों से फैसला नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सेवा प्राप्तिकर्ता के द्वारा पुस्तकों में लेखा दर्ज करने की तिथि जो होती है वही आपूर्ति का समय कहलाएगा। चौथी बात इसके अंतर्गत ये बताएगी, ये विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत कि विपरीत प्रभार आपूर्तियों पर इनपुट कर जमा के बारे में क्या होगा। तो इनपुट कर जमा के बारे में इसमें सीधी सी बात ये बताई गई है कि जो आपूर्ति प्राप्तिकर्ता होता है वो चूंकि कर चुकाता है, वो पंजीकृत व्यक्ति होता है, तो वो इनपुट कर जमा को प्राप्त कर सकेगा, यानी अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से इसको कम कर सकेगा। लेकिन इसके लिए एक बात और इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है कि उसको इनपुट कर जमा तभी मिलती है जब वो अपनी प्राप्त करने होने वाली आपूर्ति के ऊपर जो कर जमा कराता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा कराता है, तभी उसको यानी ईसीएल के मार्फत जब जमा करा देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो रोकड़ जो खाता भैया उसके माध्यम से जब वो जमा कराता है तभी उसको इनपुट कर जमा वापसी नहीं मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। कुल आवर्त में विपरीत प्रभार में प्राप्त आपूर्ति सम्मिलित नहीं होती है, यानी ऐसी प्राप्त आपूर्ति को आपूर्ति प्राप्तिकर्ता की कुल आवर्त में न जोड़कर आपूर्तिकर्ता की कुल आवर्त में ही जोड़ते हैं, यद्यपि इस पर कर का भुगतान प्राप्तिकर्ता ही करता है। तो यहाँ जब कभी कभार जैसे पंजीकरण के लिए कुल आवर्त वाली कंडीशन, चूँकि ऐसी स्थिति में विपरीत प्रभार के अंदर कुल आवर्त की कंडीशन उस पर लागू ही नहीं होगी, ये बात अपन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उसकी आवर्त में उसको जोड़ते ही नहीं हैं, यद्यपि कर वो चुकाता है। तो आवर्त में किसकी जोड़ते हैं, आपूर्ति करने वाले की आवर्त में जोड़ते हैं, उसको सम्मिलित करते हैं। विपरीत प्रभार के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता यद्यपि उसके ऊपर टैक्स प्राप्तिकर्ता चुकाता है, उसके बावजूद भी उसको आवर्त की सीमा के लिए उसको जोड़ते नहीं हैं, प्राप्तिकर्ता की आवर्त में नहीं जोड़ा जाता। विवरणी में विपरीत प्रभार संबंधी चुकाए गए कर की सूचनाएं देनी होती हैं, यानी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो कि इस प्रकार से कर का भुगतान करता है विपरीत प्रभार के अंतर्गत, वो जब अपनी विवरणी दाखिल करता है तो उस जिस महीने में उसने कर का भुगतान किया है